चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है। तो वैसे तो आपको समझा चुका था कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं, उसका यूज़ क्या है वगैरह वगैरह, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल रह गया था तो उसे भी निपटा लेते हैं। तो सुनिए, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये वर्टिकल वॉल, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ है बेटा सब कुछ, स्मूथ है, कोई सरफेस रफ नहीं है, फेयर इनफ। यहां पर एक रॉड पड़ी है, शुरुआत में ऐसे एक रॉड पड़ी है वर्टिकली, ऐसे एक रॉड पड़ी है वर्टिकली। इस तरह से वर्टिकली एक रॉड पड़ी है। मैं इसका मास m, लेंथ l, यूनिफॉर्म रॉड कह रहा हूं, यूनिफॉर्म रॉड। मैंने इस रॉड को एक स्लाइड पुश दिया, थोड़ा सा स्लाइड पुश दिया, तो ऑफ कोर्स ये वाला हिस्सा आगे जाएगा, तो ये वाला हिस्सा लगातार नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऐसा होगा। थोड़ी देर बाद में मान लेते हैं कि रॉड जो है वो ऐसे होगी, रॉड ऐसे हो गई। वही m मास की l लेंथ की रॉड है, ऐसे हो गई, एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो रॉड पहले ऐसे थी, अब यूं चलते 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 ऐसे हो रही। जिस टाइम पर रॉड हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रही होगी, उस टाइम पर आपको बताना है कि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो सवाल सुनिए बेटा, फाइंड angular velocity of rod when rod is making angle theta with the floor। फ्लोर के साथ जब एंगल थीटा आ जाएगा, उस टाइम पर आपका इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। इतना सा सवाल है बच्चों, इतना सा ही सवाल है। करेंगे बच्चों, बिल्कुल करेंगे। मन में तो देखो क्या रोल आया था, आपको पता है कि फ्लोर ने नॉर्मल फोर्स लगाया ऐसे, एंड वॉल ने नॉर्मल फोर्स लगाया ऐसे। नॉर्मल फोर्स है ऐसे, और इस पॉइंट के पास ऑफ कोर्स वेलोसिटी है ऐसे। नॉर्मल फोर्स और वेलोसिटी बीच में एंगल है 90, तो ऑफ कोर्स नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच में एंगल है 90, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स विल बी 0। सिमिलरली इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ और नॉर्मल फोर्स है ऐसे। अगेन द एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, एंड अगेन इफ द एंगल इज 90 इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि वर्क डन विल बी 0। सिर्फ और सिर्फ किसका वर्क डन है, तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन तो है नहीं, नॉर्मल की वर्क डन 0, तो सर ग्रेविटी का वर्क डन है। बट अगर ग्रेविटी का वर्क डन है तो क्या हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? आप कह रहे होंगे कि हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड है। और अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो लगा दीजिए। और आप जानते हैं बेटा इसको हम कैसे लिखते हैं, कुल मिलाकर हमारी जो रॉड है वो नीचे आ रही है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी घट रही है?
m मास की l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है, उसका सेंटर यहां कहीं है, ग्राउंड से l/2 हाइट पर। फेयर इनफ। ये रॉड है, इसका सेंटर यहां कहीं l/2 पर, ये l/2 पर, ये l/2 है, तो ऑफ कोर्स ये आपके पास आ गया l/2 का साइन थीटा। तो पहले रॉड का जो सेंटर था वो l/2 हाइट पर था और अब l/2 साइन थीटा पर है, तो ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास तो नीचे आया है, और सेंटर ऑफ मास नीचे कितना है, l/2 माइनस l/2 का साइन थीटा। सो द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, h is l/2 1 minus sin theta. This loss in potential energy must be equal to gain in kinetic energy. अब हम जानते हैं कि इनिशियली तो स्लाइट पुश देके छोड़ दिया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप जीरो मान सकते हो कि इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो अपन ने मान ली जीरो, फाइनल। तो आप बोले सर फाइनल लिखना तो बहुत मुश्किल है। सर बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसका जो सेंटर है ना वो भी मूव कर रहा है और साथ ही साथ रॉड भी ऐसे रोटेट भी कर रही है, तो सर इसका मोशन तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन जैसा है। और सर अगर इसका मोशन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन जैसा है तो सर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना थोड़ी सी मुश्किल है। बड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं हल्का सा आसान बना सकता हूँ। आसान बनाने का मेरे पास एक प्लान है। प्लान सुनना बेटा, ये वर्टिकल वॉल, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड रॉड इज लाइक दिस। आई नो दैट इट इज परफॉर्मिंग CTRM, बट मैं एक ऐसी एक्सिस ढूंढना चाह रहा हूं जिस एक्सिस के अबाउट ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा हो। और उसे ढूंढने का तरीका सुनना, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ और इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ। इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींच दो। वेलोसिटी है सामने की तरफ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींच दो। ये दोनों लाइंस जहां से इंटरसेक्ट कर रही है उससे गुजरती हुई एक्सिस मान लो, एंड दिस एक्सिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी है ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन। इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है ऐसे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन। ये दोनों लाइन जहां से इंटरसेक्ट कर रही है वहां से आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आप ऐसा मान सकते हो कि इस एक्सिस के अबाउट जो रॉड है वो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप है ना इसको ट्रांसलेशनल अलग और रोटेशनल अलग ऐसे ऐसे ना लिखो, बल्कि सीधा लिख दो हाफ I about instantaneous axis of rotation into ओमेगा का स्क्वायर, एंड दैट्स इट। हो गया, चल गया अपना काम। तो सर लेकिन यहां के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा कैसे? हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा। इस रोड का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और यहाँ के अबाउट पता कर रहा हूँ, क्या कोई फॉर्मूला है क्या? आप लोग हाँ सर बिल्कुल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बेटा देखना, इस डायगोनल की, इसे एक रेक्टेंगल मान लें, इस डायगोनल की लेंथ L है तो इस डायगोनल की लेंथ भी L। दोनों डायगोनल्स बड़ा बीचों बीच से मीट करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये वाली लेंथ कितनी आएगी आपके पास? L/2। लेट मी रिपीट माई स्टेटमेंट वंस अगेन। If this diagonal has length L, this diagonal also has length L. This point should be at the mid, तो this should be equal to L/2। यहाँ के about moment of inertia पता है और यहाँ के about पता करना है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आएगा हाफ I about center of mass, I about center of mass is ml²/12 प्लस यहाँ से यहाँ तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, दैट इज हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। m से m गया, 2 से 2 गया, L से
एल गया और हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 3gl, सॉरी रूट ऑफ 3g अपॉन एल 1 माइनस साइन थीटा. दिस इज द ओमेगा, दिस इज द ओमेगा, ये हमारा ओमेगा. आई होप यू गेट द पॉइंट. ये हमारा ओमेगा. एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना. 2 पर गया 3g एल नीचे, हाँ बढ़िया लगे. ये हमारा ओमेगा आ गया. तो कभी कभी हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे थोड़ी सी काम की आ जाए. अच्छी बात बेटा, बढ़िया है, कभी कभी काम की आ जाएगी. वैसे तो हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ना भी पता हो तब भी हमने सवाल तो किए ही हैं. हम तो बड़ा हमेशा ही सवाल तो ऐसे करते हैं कि ट्रांसलेशनल अलग, रोटेशनल अलग, ऐसे फॉर्मूला को उस तरह से याद किया था. लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन याद करने से हल्का सा सवाल तो थोड़ा कैलकुलेशन वाइज चला जाता है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आसान बन जाता है कि नहीं. चलिए नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं बच्चों. आगे चलते हैं. सवाल भी करते हैं. उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और बताता हूँ. हमने इस फॉर्मूले के अलावा सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे CTRM के. कोई बॉडी अगर कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रही हो तो उसके पास कितनी वेलोसिटी, कितने ओमेगाज होंगे, क्या एक्सेलरेशन होंगे, सब देख चुके हम लोग. काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं वो भी देख चुके. अब बचता है हमारा एंगुलर मोमेंटम. हेडिंग लिखिएगा. नेक्स्ट इज angular momentum of a body performing combined translational rotational motion. Performing combined translational and rotational motion. Combined translational plus rotational motion अगर कोई बॉडी कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे. अब मैं सही कहूँ तो बड़ा लॉजिकली तो वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी थी कि पहले ट्रांसलेशनल लिखेंगे और फिर रोटेशनल लिखेंगे. अब सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं. कोई बॉडी अगर CTRM कर रही हो तो ट्रांसलेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम प्लस रोटेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम. सर ट्रांसलेशनल का एंगुलर मोमेंटम मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करो और पूरी की पूरी बॉडी को पड़ा हुआ मान लो सेंटर ऑफ मास पे. बड़ी बॉडी है ना, उसको पॉइंट मास मान लो. और कहाँ पड़ा मान लो? सेंटर ऑफ मास पे. पॉइंट मास का तुम लोग जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, m इंटू आर क्रॉस वी. लेकिन v किसका? सेंटर ऑफ मास का. ये r वेक्टर का क्या अर्थ है तुम जानते ही हो. r वेक्टर की टेल कहाँ पर होगी? जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है. हेड कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ मास पे. मैं लिख भी देता हूँ. इसकी टेल कहां पर होगी? पॉइंट एट विच एंगुलर मोमेंटम इज टू बी फाउंड. हेड कहां पर होगी? एट सेंटर ऑफ प्लस खत्म नहीं हुआ है. ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन का प्लस रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन के लिए पूरी की पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता मान लो. जब भी कोई बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी तो आप जानते हो कि उसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा. बस इतना सा कर दो. ये ट्रांसलेशनल और ये रोटेशनल बहुत है, काम बन जाएगा हमारा. तो बिल्कुल बढ़िया काम बन जाएगा. हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी लिखने के मुकाबले ये हल्का सा टफ है. काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शंस की चिंता नहीं करनी पड़ती थी. यहाँ पर तो एंगुलर मोमेंटम है तो वेक्टर्स जोड़ रहे हो और वेक्टर्स में डायरेक्शंस का अंतर तो पड़ता ही है. लेकिन फिर भी एटलीस्ट हम इतना समझ गए हैं कि है ना, प्रिंसिपली अगर देखें तो एंगुलर मोमेंटम कोई बॉडी अगर कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन भी अगर कर रही है तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं. ट्रांसलेशनल अलग, रोटेशनल अलग, ऐसे करके.
फेयर इनफ। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, सुनना बच्चों। ये एक m मास की n लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है। इसका जो सेंटर है उसके पास सामने की तरफ वेलोसिटी u है और साथ ही साथ ये जो रॉड है ऐसे ओमेगा से घूम भी रही है, ऐसे ओमेगा से घूम भी रही है। फेयर इनफ। ये 90, ये 90, ये 90। ये कोई एक्सिस 1 है, ये कोई एक्सिस 2 है और ये कोई एक्सिस 3 है। इस एक्सिस 1 के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इस एक्सिस 2 के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा और इस एक्सिस 3 के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ये 3 सवाल है। तो लिखिए, सवाल लिखिए। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस 1, एक्सिस 2 एंड एक्सिस 3। इन 3 एक्सिस की ओर लिखिए। चलिए बच्चों आराम से करते हैं, इत्मीनान से करते हैं। पहला सवाल है तो अच्छे से करते हैं। काइनेटिक एनर्जी लिखना आसान था, बड़ा ये टफ है, तो सीखते हैं ना। हालांकि काम तो भी बड़ा बहुत आएगा, लेकिन सीखने वाला सवाल पहला है तो आराम से करते हैं। एक्सिस 1 के अबाउट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो पहले ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम और उसके बाद रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। अब ट्रांसलेशनल के लिए क्या करोगे, ट्रांसलेशनल के लिए पूरी की पूरी रॉड को उठाकर एक पॉइंट मास मान लो ऐसे, ठीक है, और ऐसे मान लो कि एक m मास का पार्टिकल u वेलोसिटी से u जा रहा है। तो इस एक्सिस की बोट निकालना है, तो ये तो हो गया आपका r वेक्टर, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी वेक्टर, r ऐसे वेलोसिटी ऐसे, r क्रॉस भी आ गया अंदर की तरफ, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आएगा अंदर की तरफ। लेकिन m इंटू आर क्रॉस भी लिखते कैसे थे, बड़ा वो थीटा वेटा भी यूज करते थे। बेटर तरीका ये था कि एक काम करो, वेलोसिटी है ऐसे, इस वेलोसिटी का लाइन को पीछे खींचो, पीछे खींचो, पीछे खींचो, पीछे खींचो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है l/2। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आ गया m इंटू यू इंटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। और रही बात डायरेक्शन की, तो आपका r वेक्टर ऐसे, v वेक्टर ऐसे, r की तरफ हाथ ले गए, v की तरफ उंगलियां घुमाई, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से अंदर की तरफ प्लस रोटेशनल। अब ट्रांसलेशनल मोशन भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल याद रखो। रोटेशनल होता है I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। I अबाउट सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज I अबाउट सेंटर ऑफ मास? I अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ml²/12 इनटू ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा तो ओमेगा है। व्हाट इज डायरेक्शन? ओमेगा है ऐसा, हाथ घुमाओ ऐसे, अरे ये भी आ गया अंदर की तरफ, तो बेटा बोल देना अंदर की तरफ। तो नेट एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? दिस प्लस दिस अंदर की तरफ। फेयर इनफ। आई होप थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। चलो दूसरा करता हूं, दूसरा करते करते सीख जाओगे, है ना, कोई ना कोई तो ऐसा होगा बेटा कि सारा सारा समझ में आ जाएगा। चलो दूसरा करते हैं। सेकंड एक्सिस के अबाउट क्या होगा? हमारी जो एक्सिस 2 है इसके अबाउट क्या होगा? करता हूं बेटा। एक्सिस 2 के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो पहले ट्रांसलेशनल फिर आपका रोटेशनल। ट्रांसलेशनल के लिए m इंटू आर क्रॉस VCM, उसके लिए क्या करना है? पूरी रॉड को पड़ाव मान लो सेंटर ऑफ मास पे। m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से u जा रहा है, इसका लाइन ऑफ मोशन कहां से पास हो रहा है? अरे वो तो एक्सिस 2 से पास हो रहा है, तो आपका r क्रॉस v क्या हो गया? 0, क्योंकि r वेक्टर भी ऐसे है, v वेक्टर भी ऐसे है, तो वो तो 0 हो गया।
प्लस सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल बचा। रोटेशनल मेरे बच्चे बोलेंगे सर आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, ओमेगा है ऐसे तो अंदर की तरफ, तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा इनवर्स। दिस इज द आंसर बेटा, दिस इज द आंसर। चलो एक्सिस 3 के अबाउट लिखना सिखाता हूं। एक्सिस 3 के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो ट्रांसलेशनल अलग और रोटेशनल अलग। ट्रांसलेशनल के लिए क्या करें, पूरी की पूरी रॉड को पड़ाव मान लो उसके सेंटर ऑफ मास पर, वेलोसिटी है सामने की तरफ, m मास का पार्टिकल वेलोसिटी है सामने की तरफ, ये लाइन ऑफ मोशन यहां से आता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है l/2, तो आप बोलोगे सर वैल्यू आएगी m इंटू यू इंटू l/2, लेकिन सर वो r क्रॉस v सेम की डायरेक्शन करता हूं, r वेक्टर आएगा ऐसे। टेल कहां पर, जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। हेड कहां पर भाई, जिस सेंटर ऑफ मास पर। आर वेक्टर ऐसे है, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी ऐसे है। ध्यान रखना वेलोसिटी ऐसे है, आर वेक्टर ऐसे। क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है क्या, आप बोलोगे सर आता तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं। तो आर वेक्टर ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, आर से वी की तरफ उंगलियां घुमाई, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ। मैं फिर से बोलता हूं, आर वेक्टर है ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे, आर क्रॉस वी करना है तो आर की तरफ हाथ ले गए, यू की तरफ उंगलियां घुमाई, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो दिस कम्स आउट टू बी आउटवर्ड्स प्लस I about center of mass into omega. I about center of mass into omega, that is ml square by 12 into omega. ओमेगा बेटा कैसे है, अंदर की तरफ। तो सर क्या आंसर है बेटा, वेरिएबल्स में है तो इसलिए ऐसे आंसर छोड़ देता हूं, अदरवाइज मैं ऐसे बोलता कि अगर ये बड़ा है तो आंसर ऐसे लिख दो mul/2 माइनस ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा बाहर की तरफ, या फिर दिस माइनस दिस कितना ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा माइनस mul/2 अंदर की तरफ। ये बड़ा हो तो बोल देना कि दिस माइनस दिस अंदर की तरफ, ये बड़ा हो तो बोल देना दिस माइनस दिस बाहर की तरफ। आई एम रियली होपिंग कि बेटा आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम लिखना आ गया है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा दूं, चलो एक और कर लेते हैं यार बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, और मुझे लगता है इस बार ना आप भी मेरे साथ साथ करना, ठीक है। और सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको एंगुलर मोमेंटम CTRM का लिखना सिखाना है बस बेटा। कोई और सवाल पूछ नहीं रहा, उसके आगे बाद में पूछूंगा, पहले लिखना तो सीख जाए। सवाल तो तब होगा ना जब एंगुलर मोमेंटम लिखना आता होगा, पहले लिखना तो सीख जाए। तो चलिए सोल पर्पस आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाना है, आप आराम से देखें समझे सिचुएशन को और लिख दे बेटा। कहानी ऐसी, आपके पास m मास का r रेडियस का होलोस्फीयर है, m मास का r रेडियस का होलोस्फीयर है, और सेंटर के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ u ऐसे, और एंगुलर वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों ऐसे है ओमेगा u। मैं कुछ एक्सिस दे रहा हूं, this is my axis number 1, this is my axis number 2, this is my axis number 3। ये बड़ा distance r, this is distance r। सवाल वही है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ होलोस्फीयर about axis 1, axis 2, axis 3। ठीक है,
करते हैं एक्सिस 1 के अबाउट लिखते हैं। एक्सिस 1 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा ट्रांसलेशनल अलग, रोटेशनल अलग। ट्रांसलेशनल के लिए इस पूरे के पूरे स्फीयर को भूल जाओ और सारे मास को पड़ा मान लो सेंटर ऑफ मास पर, एक पॉइंट मास, और उस पॉइंट मास के पास वेलोसिटी है u, ये उसका लाइन ऑफ मोशन। पॉइंट 1 से लाइन ऑफ मोशन u, उस लाइन ऑफ मोशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो मेरे बच्चों बोले सर ट्रांसलेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम आ गया m इंटू यू इंटू आर। डायरेक्शन लिखनी है, लिखते हैं। यहां के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो ये रहा आपका r वेक्टर, ये रहा आपका v वेक्टर। r वेक्टर ऐसे, v वेक्टर ऐसे, r क्रॉस v आ गया अंदर की तरफ, प्लस अब रोटेशनल आएगा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन मान लो, बड़ा प्योर रोटेशन मान लो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/3 mr² इंटू ओमेगा, और वो भी है इनवर्ड्स। नेट आएगा ऑफ कोर्स इन दोनों का समेशन। फेयर इनफ, आगे चलते हैं। एक्सिस 2 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अगेन ट्रांसलेशनल अलग और रोटेशनल अलग। ट्रांसलेशनल के लिए तो m इंटू आर क्रॉस वी हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं कि ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का लाइन ऑफ मोशन। अरे सर तो 2 से पास हो गया, और अगर 2 से पास हो गया तो ट्रांसलेशनल मोशन का तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया 0। पूरे के पूरे स्फीयर को सेंटर ऑफ मास से पड़ा मान लिया और इस वेलोसिटी को पीछे की तरफ खींचा तो 2 से पास हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया 0 ट्रांसलेशनल वाला। और रोटेशनल वाला तो कितना होगा, तो आप बोलो सर होलो स्फीयर है तो 2/3 mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा विल बी इनवर्ड्स। फेयर इनफ। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस 3rd? तो दैट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल के लिए पूरी की पूरी बॉडी को पड़ा मान लो सेंटर ऑफ मास पर, मान लिया m मास का पार्टिकल u वेलोसिटी से यूं जा रहा है, यहां से तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, तो आप कह सकते हो कि ये आएगा m इंटू यू इंटू आर। सर डायरेक्शन बिल्कुल बताते हैं, यहां पर तो टेल, यहां पर हेड। दिस विल बी योर r वेक्टर, दिस विल बी योर v वेक्टर, दिस इज योर v वेक्टर, दिस विल बी योर r वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस v से, तो r की तरफ हाथ गया, v ऐसे है, यूं घुमाया, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो आपका MUR ट्रांसलेशनल तो आ गया बाहर की तरफ, प्लस रोटेशनल। व्हाट इज रोटेशनल? रोटेशनल इज I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। ओमेगा है ऐसे, ऐसे मतलब अंदर की तरफ, तो आप बोलोगे सर दैट इज 2/3 mr² इंटू ओमेगा एंड दैट इज इनवर्ड्स। अब जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो आपका बड़ा अंदर की तरफ भी आ सकता है, बाहर की तरफ भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। आप कह सकते हो कि दिस इज MUR माइनस 2/3 mr² ओमेगा बाहर की तरफ, या फिर 2/3 mr² ओमेगा माइनस MUR अंदर की तरफ। डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, और अगर दोनों बराबर ही हो गए फिर तो 0 भी आ जाएगा। हमें तो बड़ा वेरिएबल्स में आंसर छोड़ना है, तो हमने तो वेरिएबल्स में आंसर छोड़ दिया। हमने कोई एंगुलर मोमेंटम पे सवाल नहीं किया है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम लिखना सीखा है। सवाल भी कर लेंगे, हम तो बेटा लिखना सीख ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उसका कोई ना कोई यूज़ होगा, किसी न किसी सवाल में काम आएंगे। एंगुलर मोमेंटम लिखो ये थोड़ी सवाल पूछेंगे, हालांकि पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसा कोई बहुत आसान सवाल थोड़ी है तो बढ़िया सवाल पूछ भी सकते हैं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम लिखना हमारा इतना बड़ा एम नहीं है, जितना बड़ा एम उसका कोई ना कोई यूज़ है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आगे चलिए।
हाँ, नेक्स्ट इज सवाल। अब सवाल करते हैं। अब हम सीख तो गए हैं कि क्या एंगुलर मोमेंटम है, क्या कहानी है, सारी बातें सीख गए। तो चलिए कुछ एक सवाल करते हैं। और अगेन मेरे बच्चों, सवाल थोड़ा सा पूरा खींचते हैं, पूरे सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं, जितनी बातें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी लगा लेते हैं अपन। ठीक है, तो सुनिएगा। आपके पास ये m मास का, r रेडियस का, मान लीजिए कोई ना कोई डिस्क है और ये किसी रफ सरफेस पर यूं पड़ा है, किसी रफ सरफेस पर यूं पड़ा है, ये रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के। और इस m मास की r रेडियस की डिस्क को घुमाए बिना सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन दिया है, सामने की तरफ वेलोसिटी दी है u, कोई रोटेशनल नहीं, सिर्फ वेलोसिटी दी है u। तो वेलोसिटी u सेंटर की भी है, ऊपर वाले पॉइंट की भी है, नीचे वाले पॉइंट की भी है, इस पॉइंट की भी है, इस पॉइंट की भी है। ठीक है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा सब देख लेंगे। अब देखना, तुम इतना तो समझ गए कि डिस्क को तुमने स्पीड दे दी u, घुमाया नहीं है, स्पीड दे दी u, ऐसे पूरे को जैसे स्पीड u दे दी, नीचे वाले पॉइंट की स्पीड है सामने की तरफ u, तो नीचे वाला पॉइंट तो सरफेस के रेस्पेक्ट में स्लिप कर गया, और अगर स्लिप कर गया तो पक्की बात है कि इस डिस्क पर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग गया, और वो भी कौन सा, स्टैटिक नहीं, काइनेटिक। और हम जानते हैं कि mg नीचे की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल को हम लिख सकते हैं mg। तो काइनेटिक फ्रिक्शन पता लग गया। अब देखना, नॉर्मल mg तो कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन पीछे की तरफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है उसने पक्की बात है कि पीछे की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस किया होगा। फेयर इनफ, एक्सेलरेशन की बजाय रिटार्डेशन बोले तो और अच्छी बात है। आगे चलिए, टॉर्क की इक्वेशन कहाँ से लिखें, सबसे नीचे वाले पॉइंट की बात लिख दें क्या? मेरे बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये प्योर रोलिंग नहीं कर रहा है अभी, और अगर प्योर रोलिंग नहीं कर रहा है तो नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे नहीं है। सर अगर ये रेस्ट पे नहीं है तो आप इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं मान सकते। तो मेरे बच्चों कहाँ से लिखूँ टॉर्क की इक्वेशन? तो मेरे बच्चे शायद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे सर फिर तो सेंटर ऑफ मास बचा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का नॉर्मल का टॉर्क क्या आ गया? 0, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क। यहां से फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा ऐसे, तो ऑफ कोर्स अल्फा भी आएगा ऐसे। बातों ही बातों की तो बना ली। तो अब अगला का फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ और एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मैं अलग से एक बार डायग्राम और बना देता हूं। ये रही हमारी डिस्क, इस डिस्क पर कौन से फोर्स? सेंटर पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg लगेगा, ग्राउंड ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल लगाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, दैट इज म्यू के mg। सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी भले ही सामने की तरफ हो, जो शुरुआत में u थी, मान लेते किसी टाइम पर v है। सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन तो पीछे ही आएगा क्योंकि फोर्स तो पीछे है। सेंटर ऑफ मास से देखता हूं तो टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शन का है, तो अल्फा ऐसे। अल्फा को a/r जैसा लिखना है, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं बेटा यहाँ पे, तो तुम लिख ही रहा हो, तो कोई प्योर रोलिंग थोड़ी। एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान, F external is equals to mass into acceleration of center of mass. The only unbalanced force on the system is this kinetic friction, and as you can say that is mu k mg should be equal to mass into acceleration. mass से mass cancel, acceleration या retardation जो भी आप कहना चाहो उसकी वैल्यू आ गई है mu k g। Fair enough। अगला काम, अल्फा पूछा है,
अल्फा के लिए टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। इस बार कोई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं कि जिसके बाद तुम सारा काम कर दो बेटा, है ना। व्हाट इज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास? आई थिंक दैट इज म्यू के एम जी, ये तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर, शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। एम से एम, आर से आर, अल्फा की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स म्यू के जी अपॉन आर। अल्फा की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स म्यू के जी अपॉन आर, ये अल्फा है। एक चीज नोटिस किया आपने, शुरुआत में आपकी डिस्क के सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड थी लेकिन ओमेगा नहीं था। अब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है वो लगातार वेलोसिटी को घटाएगा, वो लगातार वेलोसिटी को घटाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन पीछे है। इस डिस्क के पास शुरुआत में किसी प्रकार का कोई ओमेगा नहीं था, लेकिन जैसे ही अल्फा यूं आएगा बड़ा वैसे ही कुछ ना कुछ ओमेगा आएगा। अल्फा जो है वो ओमेगा की तरफ है, अल्फा जो ओमेगा की तरफ है, तो समय के साथ लगातार डिस्क का ओमेगा बढ़ेगा, डिस्क का ओमेगा बढ़ेगा। अब सुनना, किसी भी टाइम पर ऐसा मान लेते हैं कि डिस्क के पास वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो गौर कीजिएगा, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है पीछे की तरफ ओमेगा इंटू आर, सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के पास पीछे की तरफ वेलोसिटी है ओमेगा आर, सेंटर की खुद की वेलोसिटी है सामने की तरफ v। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट के पास सामने की तरफ वेलोसिटी आ गई है कितनी, v माइनस ओमेगा आर। जैसे 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 समय बीत रहा है वैसे वैसे लगातार v की वैल्यू तो घट रही है और ओमेगा की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, लेकिन पहले तो माइनस लगा रखा है, v लगातार घट रहा है और ओमेगा लगातार बढ़ रहा है, तो कुल मिलाकर ये टर्म तो डिक्रीज हो रही है क्योंकि ओमेगा आर भले ही बढ़ रहा हूं लेकिन बाहर तो माइनस साइन है उसके, तो कुल मिलाकर ये टर्म लगातार घटते जा रही है, घटते जा रही है, घटते जा रही है। ऐसे लगातार घटते 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 कभी ना कभी नीचे वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, और नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो तब होगी जब ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v बाई आर, और जैसे ही नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो गई वैसे ही आपका जो ये डिस्क है ये प्योर रोलिंग करने लग जाएगा, और जैसे ही प्योर रोलिंग करने लग जाएगा फ्रिक्शन लगना हो जाएगा बंद। भाई जब रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन की जरूरत तो नहीं है, तो इतना तय है कि किसी न किसी टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए मैं आपसे इस बात को किसी और स्टाइल से पूछता हूं, और स्टाइल से पूछता हूं। मैं लैंग्वेज बना दूंगा ऐसी आराम से कि आप भी कुछ ना कुछ कर पाओ, ठीक है। चलिए बच्चों, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास and angular velocity of disk at any time t। किसी भी टाइम पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी और किसी भी टाइम पर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। देंगे जवाब, किसी भी टाइम पर सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर बोलते प्लस और लिखते माइनस हो, बड़ा वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, ये वाले साइड प्लस तो वाले साइड माइनस, इनटू टी। देख लीजिए बेटा वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ घट रही है। सर किसी भी टाइम पर डिस्क का ओमेगा कैसे लिखूंगा, इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा है 2 टाइम्स म्यू के जी अपॉन आर इंटू टी। एक तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं कि देख बेटा वेलोसिटी लगातार घटेगी, ओमेगा लगातार बढ़ेगा, तो ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी लगातार घटते 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 कभी ना कभी जीरो होगी। इसी बात को मैं समझाते एक तरीके से और समझा सकता हूं, और जैसे जीरो होगी वैसे ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर हो जाएगा। इसी बात को मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं। देखो भाई शुरुआत में v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर नहीं था क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी थी लेकिन ओमेगा तो था ही नहीं, लेकिन समय बीतता गया, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी घटती गई और ओमेगा लगातार बढ़ता गया। ऐसे ही ओमेगा बढ़ते बढ़ते और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी घटते घटते कभी ना कभी ऐसी कंडीशन तो आएगी ना
जब आप कह सको कि सर अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स रेडियस हो गई है और सर फिक्स सरफेस पर अगर प्योर रोलिंग कर रहा हो तो पक्की बात है कि वी मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर। बिल्कुल सही बात है। तो आप कह सकते हो कि किसी न किसी टाइम पर प्योर रोलिंग हो जाएगी और जिस टाइम पर प्योर रोलिंग हो जाएगी उस टाइम पर दिस वी मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगला सवाल, फाइंड द टाइम when प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। किस टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी वो टाइम बताओ। आप बोलोगे सर उस टाइम प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी जब आपका v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर सेटिस्फाई करने लग जाएगा। v की वैल्यू होगी u माइनस म्यू के जी टी शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, दैट इज 2 टाइम्स म्यू के इंटू जी इंटू टी। टाइम की वैल्यू आ गई है ये लीजिए बेटा, ये वो टाइम आ गया जब आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया। बस बढ़िया। लास्ट एक बात और पूछ लेता हूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास and angular velocity of disk when it starts pure rolling। जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ओमेगा क्या होगा। सोचते हैं बच्चों, इस टाइम पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, किसी भी टाइम पर अगर निकाल लो, इसे रख दो यहाँ पे, इस टाइम को उठा के रख दो यहाँ पे, ओमेगा आ जाएगा। इस टाइम को उठा के रखा तो मेरे ख्याल से v की वैल्यू आ गई है u माइनस म्यू के इंटू जी इंटू यू अपॉन 3 टाइम्स म्यू के जी। म्यू के जी कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 2u/3। ओमेगा निकालना है तो इस t को उठाओ यहाँ रख दो और मेरे पास ये आ गया 2u/3। 2u/3 आना ही था, वो 2u/3 आया है तो ओमेगा तो 2u/3r आना ही था। तो फाइनली चलते 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 इस डिस्क के पास वेलोसिटी आ जाएगी मेरे बच्चे 2u/3 और ओमेगा मेरे बच्चे आ जाएगा 2u/3r। और इसके बाद सबसे नीचे वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी हो गई है 0 और कोई फोर्स तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप इस डिस्क को खींच रहे हो किसी और फोर्स से। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 और प्योर रोलिंग करता जाएगा। फ्रिक्शन लगना हो गया बंद, इसके बाद कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ये ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट। इसी वेलोसिटी से, इसी ओमेगा से इनफाइनाइटली चलता रहेगा, इनडेफिनेटली चलता रहेगा, क्योंकि ना तो कोई हमने एयर रेजिस्टेंस माना है, ना ही बेटा हमने इस सरफेस का कोई ऐसे अनइवन होना माना है, हमने तो फ्लैट सरफेस मानी है। तो अब इसके बाद इसी वेलोसिटी से और इसी ओमेगा से इनफाइनाइटली इनडेफिनेट टाइम के लिए चलता जाएगा और प्योर रोलिंग होगी। हमने पूरा पोस्टमार्टम किया इस पूरे सवाल का। जितनी बातें अपन सोच सकते थे, समझ सकते थे, जितनी कहानी अपन गढ़ सकते थे, अपने सारी की सारी कहानी गढ़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, लेकिन कहानी पूरी नहीं हुई है। अब एक सवाल और, फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई यहां से यहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन ने वर्क डन किया है, उसके बाद तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग भी नहीं रहा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ने वर्क डन कितना किया है सोचते हैं। मैं इसको तुम्हें 2 तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर सकता हूं बेटा, है ना। मैं बेटा तुम्हें इसको 2 तरीके से सोचने में मजबूर कर सकता हूँ। पहला, जो मुझे सिर्फ सिखाना है, सिखाना नहीं, मुझे सिर्फ हो सकता है बताना है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा भी होता है ना, करने की आपकी इच्छा हो कर सकते हो। और वो ये है कि मान लीजिए बेटा डिस्क चलते 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 यहाँ पहुँच गई और किसी टाइम पर वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो इस पॉइंट के पास जैसा हमने देखा था, वेलोसिटी होगी सामने की तरफ v माइनस ओमेगा आर।
और इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, काइनेटिक। कितनी वैल्यू उसकी, म्यू के एम जी। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, u माइनस म्यू के इंटू जी माइनस ओमेगा आर माइनस 2 टाइम्स म्यू के जी टी। हमारे पास वेलोसिटी आ गई है u माइनस 3 टाइम्स, और बड़ा टी भी था इसमें, 3 टाइम्स म्यू के जी। सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है उसके पास बड़ा जो वेलोसिटी आ गई है, दैट इज u माइनस 3 टाइम्स म्यू के जी टी। ये वेलोसिटी है। थोड़े से टाइम dt टाइम के अंदर इस पॉइंट का सामने की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, मैंने उसको ds लिख दिया। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे फ्रिक्शन ने कितना वर्डन किया, आप बोलो सर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा वर्डन। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ ds इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, कॉस ऑफ 180, दैट इज माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी कितनी, u माइनस 3 टाइम्स म्यू के जी टी इंटू छोटा सा टाइम लेट से डी टी। लिख सकते हैं यार इतना तो, छोटे से टाइम डी टी में इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वेलोसिटी इंटू डी टी। मुझे पूरी बॉल के डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ उसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से मतलब है। और हमारे पास छोटा सा काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन आ गया माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के एम जी u माइनस 3 टाइम्स म्यू के जी टी इंटू डी टी। सर मुझे तो पूरा वर्डन चाहिए, ऐसे छोटे छोटे टाइम में छोटा छोटा वर्डन निकाल ले और जोड़ ले। सर कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर उस टाइम तक जिस टाइम तक प्योर रोलिंग स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि एक बार अगर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी ना उसके बाद तो फ्रिक्शन लगना बंद, उसके बाद तो फ्रिक्शन का वर्डन ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। बेटा ये टाइम कितना आया था, मैंने बेटा मिटा दिया शायद, बेटा टाइम कितना आया था, बेटा टाइम मेरे ख्याल से आया था u अपॉन 3 टाइम्स म्यू के जी। एक बार चेक कर लेना, शायद बेटा यही आया था, हाँ u अपॉन 3 टाइम्स। चलिए बेटा 0 से लेकर u अपॉन 3 टाइम्स म्यू के जी माइनस म्यू के एम जी कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, u कॉन्स्टेंट है, t का डिफरेंशियल तो t माइनस 3 टाइम्स म्यू के जी, टी डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2। 0 से लेकर यहां से तक सिर्फ वैल्यूज रखनी है। मेरे पास बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया माइनस म्यू के एम जी इंटू यू टी यू स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स म्यू के जी माइनस 3/2 टाइम्स म्यू के जी इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर करूंगा तो यू स्क्वायर अपॉन 9 म्यू के स्क्वायर जी स्क्वायर, म्यू के जी कैंसिल, ये 3 आ गया। मेरे पास बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया माइनस म्यू के एम जी यू स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स म्यू के जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 6 टाइम्स म्यू के जी, दैट इज माइनस म्यू के एम जी इंटू यू स्क्वायर अपॉन 6 टाइम्स म्यू के जी। बड़ा 1/3 माइनस 1/6 तो 1/6 होगा है ना, तो म्यू के जी
म्यू के जी कैंसिल एंड आंसर कम्स आउट टू बी -mu²/6। बेटा दिख तो रहा ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन आ गया -mu²/6। बढ़िया है, खूब मन से किया मैंने इस सवाल को, खूब बढ़िया से मैंने आपको बताया। मेरा एम आंसर निकालना बिल्कुल नहीं था, मेरा एम तो ये सिखाना था कि अगर मान लो कि इस तरह से कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन हो रहा हो तो फ्रिक्शन का वर्डन कैसे लिखे कोई बच्चा। F.ds, ds का मतलब क्या है? ds का मतलब बॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का फोर्स। जिस पॉइंट पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। यूं नहीं कि फ्रिक्शनल फोर्स का वर्डन लिख रहे हो तो है ना डिस्प्लेसमेंट बॉल का लिख दो, बॉल का नहीं, बॉल के उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा हो। ये सब बात इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। अदरवाइज अगर मुझे आंसर ही निकालना होता तो मैं ये कहता कि आंसर निकालने के लिए तो वेट लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, आंसर आ जाएगा। सर पक्का आ जाएगा? अरे भाई क्यों नहीं आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, कौन से फोर्स हैं? नॉर्मल एंड फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटी का वर्डन 0, नॉर्मल का वर्डन 0। ना ग्रेविटी का वर्डन है ना नॉर्मल का वर्डन है। ग्रेविटी नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल में। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन था तो ½ m/u²। फाइनली ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। जब भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों होते हैं क्या लिखना आता है? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आता है हमें। ½ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस रोटेशनल ½ I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर। (2mu²/9 प्लस mu²/9 that is 2/9, 1/9, 3/9 that is 1/3 mu² minus ½ mu²। ठीक है बेटा, mu² बेटा आपका कॉमन निकाल लो, 1/3 minus 1/2 that is of course 1/6 mu² with minus। Which is the better way? Of course this is the better way. Of course this is the better way. सर फिर वो क्यों बताया? हमारा मजाक उड़ा रहे थे? नहीं बेटा सिखा रहा था, मजाक क्यों उड़ाऊंगा, सिखा रहा था, है ना। मेरे बच्चों को बातें नहीं चाहिए, बातें आते हैं कुछ भी कर लेंगे, कितने से टफ सिचुएशन आएगी सब हैंडल कर लोगे। मैं तो बातें सिखा रहा हूँ यार। जब भी एग्जाम में सर सवाल आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, सर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा या आपका ये फर्जी वाला तरीका लगाऊंगा? अरे बेटा ऑफ कोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे यार, आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा, तगड़ा आएगा आंसर। सर फिर ये क्यों बताया? आई होप कोई भी तुम में से जो अच्छा बच्चा होगा, इंटेलिजेंट बच्चा होगा, शार्प बच्चा होगा, वो इस बात को अप्रिशिएट करेगा कि यार सर ने इतनी सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि सर एक तो रिलेट करना चाह रहे थे कि देख मैं F.ds से निकालूंगा तब भी वही आंसर आएगा और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तब भी वही आंसर आएगा। और F.ds मुश्किल था। सबसे बात तो फंडामेंटल थी कि ds क्या है। ds इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ds इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और कैसे वो वेरिएबल था, कैसे इंटीग्रेट करना है, सारी बातें बतानी थी। आई रियली होप कि कोई भी बढ़िया बच्चा होगा ना वो कहेगा कि हाँ सर मुझे दोनों बातें समझ में आ गई और मैं कन्विंस हो गया। अब अगली जब अब तुम कन्विंस हो गए ना, अब तुम अगली बार जब भी लगाना होगा ना तो सर F.ds से भी वही आना है, सर वेट से भी वही आना है, मैं सर वेट लगाऊंगा। मन में तसल्ली रहेगी कि यार वेट से आंसर आता है और मैं बिल्कुल बढ़िया कर रहा हूँ, है कि नहीं भाई। तसल्ली तो होगी ना इस बात की यार मुझे पता है कि मैं अगर वेट लगाऊंगा तब भी आंसर आएगा, मैं वेट लगाऊंगा तब भी आंसर आएगा, और अगर F.ds कहूँगा तब भी आंसर आएगा। लेकिन मैं करूँगा क्या? वेट लगाऊंगा। तो कम से कम पहली बार कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोगों को कन्विंस करूँ। तो तुम कन्विंस हो भी गए कि हाँ यार बिल्कुल बात तो बिल्कुल सेट बैठ रही है कि नहीं। चलिए बच्चों
आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आगे चलो बच्चों, इसी सवाल को हम वापस से करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे सर आधे घंटे से एक ही सवाल लेके बैठे हो और इसको फिर से करोगे। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल वापस से करूँगा और कुछ ना कुछ तो सिखाऊंगा। अगेन बेटा, इस सवाल से भी कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। कुछ ना कुछ तो सिखाऊंगा इस सवाल से भी। तो सुनो, हमारे पास शायद कहानी ये थी, अगर मेरे को सही से याद है तो डिस्क थी, m मास की r रेडियस की डिस्क थी, कोई ओमेगा वोमेगा कुछ नहीं, और सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ u, mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन ने स्पीड घटाई, ओमेगा बढ़ाया, कब तक? जब तक v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर ना हो जाए, और जैसे ही v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर हुआ फिर आपका फ्रिक्शन लगना बंद। चलिए, मुझे वो v निकालना है, मुझे वो ओमेगा निकालना है। सर अभी तो निकाला था, अभी तो पोस्टमार्टम करके निकाला था, अब हम ऐसे निकाल देंगे, बिना पोस्टमार्टम के एक लाइन में निकाल देंगे। बुरा तो लगा होगा कि सर फिर ये क्यों कराया आप? बेटा ऑफ कोर्स चीज़ें सीखे हम, कैसे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। अब सुनना, मेरी बात सुनना, मैंने यहां पर एक एक्सिस मान ली ऐसे, और जरा इस एक्सिस के अबाउट देखो कि इस डिस्क पर कितना टॉर्क लग रहा है, चेक करो। आप बोलोगे सर mg का टॉर्क आएगा ऐसे क्लॉकवाइज, उतना ही नॉर्मल का टॉर्क आएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया? जीरो। और फ्रिक्शनल फोर्स तो यहीं से पास हो रहा है, तो उसका टॉर्क क्या आएगा? जीरो। सारे टॉर्क जीरो हो गए, और अगर टॉर्क जीरो हो गए तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये एक्सिस 1 है तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है, और इस एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो इस एक्सिस के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है। लिखा हुआ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियल लिखना बहुत आसान, बहुत आसान। सर बहुत आसान क्यों? क्योंकि रोटेशनल मोशन तो है ही नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, और ट्रांसलेशनल मोशन निकालने के लिए पूरे के पूरे डिस्क को सेंटर ऑफ मास पर पड़ा हुआ मान लो, और ये सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, m इंटू आर क्रॉस वी सी है। आपको बड़ा पता है कैसे लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है u, पीछे की तरफ लाइन खींची तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया m इंटू यू इंटू आर। डायरेक्शन लिखनी है, दिस इज योर आर वेक्टर, दिस इज योर वी वेक्टर, आर क्रॉस वी विल बी इनवर्ड्स, प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। होगा सर कुछ नहीं है, वो ओमेगा ओमेगा है नहीं सर शुरुआत में। चलो ठीक है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस एक्सिस के अबाउट, बिल्कुल लिखेंगे। पहले ट्रांसलेशनल के लिए डिस्क भूल जाओ, पूरे डिस्क को पड़ा मान लो सेंटर ऑफ मास पे, वेलोसिटी है v ऐसे, ये v ऐसे है, तो ये है इसका लाइन ऑफ मोशन। इस लाइन ऑफ मोशन की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। मेरे बच्चे बोले सर डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। पहले मैग्नीट्यूड आ गया m इंटू वी इंटू आर, और डायरेक्शन जो होगी वो होगी, ये रहा हमारा r वेक्टर, दिस इज माई r वेक्टर, दिस इज माई v वेक्टर, r क्रॉस v कम्स आउट टू बी इनवर्ड्स। सर जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हो? सिखा तो रखा तुम लोगों को यार, ये अलग से निकालना, अभी तो सिखा देते पहले, बस उस केस में बेटा मेरे ख्याल से होलोस्फीयर था, अब डिस्क है, सिखा रखा तुम लोग। प्लस 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 आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। अब बड़ा रेक्टिलिनियर मोशन, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन को भूल जाओ और सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज mr²/2 इनटू ओमेगा। ओमेगा इज लाइक दिस। mr गायब, मेरे पास आ गया u इज इक्वल्स टू v
प्लस v/2 दैट इज 3v/2 और v की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई है 2u/3 और v की वैल्यू अगर 2u/3 तो ओमेगा की वैल्यू मेरे बच्चे आ गई है 2u/3r। दैट्स इट, दैट्स इट। कर दिया बेटा मैंने, बड़ी देख लो। आई होप समझ गए इस बात को बेटा, हमने बढ़िया कर समझ गया। सर अगली बार अगर मुझसे पूछा गया कि प्योर रोलिंग स्टार्ट होने के बाद कितनी वेलोसिटी और कितनी ओमेगा होगी, सर इतना सा ही सवाल है तो मुझे क्या करना चाहिए? सर वो आपने जो शुरुआत में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टॉर्क वॉर्क निकाल के सिखाया था वैसे करना है? सर ऐसे करना है, ऑफ कोर्स ऐसे करना है। कितना आसान है, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, एक लाइन में आंसर। लाइन तो एक ही है, मतलब स्टेटमेंट तो एक ही है ना, आ जाएगा इसका आंसर, हमेशा आ जाएगा। और एक बार अगर ये वेलोसिटीज आ गई, फिर कोई पूछ ले कि बताओ फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, तो अगेन हम कौन सा पूरा पोस्टमार्टम करने वाले, हम बोल देंगे कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी, वेट लगा दो, ग्रेविटी का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटी और नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो, सटाक से आंसर आ गया। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं। ये बड़ा एक रफ सरफेस है, ये आपके पास एक m मास की r रेडियस की बॉल है। बड़ा बॉल है, इस बात का मतलब है सॉलिड स्फीयर है, और मैंने सेंटर को कोई वेलोसिटी नहीं दी, लेकिन शुरुआत में इसको कुछ न कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे दी। बॉल को यूं घुमा के छोड़ दिया, ऐसे घुमा के, जैसे बॉल को यूं घुमा के छोड़ दिया, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी पीछे, फ्रिक्शन लगेगा आगे। अगेन सब पूरी कहानी बना सकते हैं, जैसे बेटा मैंने इतने आधे घंटे में लास्ट वाले सवाल की कहानी बनाई, जैसे पूरी कहानी बना सकते हैं बन के, ये फ्रिक्शन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। चलो मैं कहानी बना देता हूँ। हम उस कहानी से सवाल नहीं करेंगे, सवाल तो हम बिल्कुल उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया कि बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दे, बेटा वेट लगा दे, उनसे आंसर निकालेंगे अपन तो यार ना। बार बार हर सवाल की कहानी थोड़ी बुनते रहेंगे अपन यार ना, है कि नहीं। तो फिर भी मैं कहानी बता देता हूँ, कहानी से हम आंसर नहीं निकालेंगे, ठीक है। फाइंड, सवाल लिखिए बच्चों, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल। फाइनल मतलब जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई। अब देखना, इस बॉल को जैसे ही तुमने घुमाकर छोड़ा, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक आएगा, उसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू एम जी। सेंटर ऑफ मास के पास शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं है, एम जी नॉर्मल कैंसिल, अकेला फोर्स है आगे, तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है आगे। थोड़ी देर बाद में सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आ ही जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन सामने, वेलोसिटी आगे, लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी सेंटर ऑफ मास की। लेकिन टॉर्क की बात करूं तो यहां से एम जी का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा ऐसे, ओमेगा है ऐसे, टॉर्क आएगा ऐसे, ओमेगा है ऐसे, अल्फा है ऐसे। तो लगातार समय के साथ लगातार ओमेगा घटेगा और वेलोसिटी बढ़ेगा। शुरुआत में इस बार वेलोसिटी नहीं थी, ओमेगा था। अब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ओमेगा लगातार घट रहा है। कब तक चलेगा बेटा? ओमेगा लगातार घटता जाएगा, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, घटते बढ़ते घटते बढ़ते कभी ना कभी v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा। जैसे v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा, सबसे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। उसके बाद फ्रिक्शन लगना हो जाएगा बंद, और फिर प्योर रोलिंग करना स्टार्ट। हम तो अगेन पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इतना समय किसके पास है? और पहले वाले सवाल का पूरा पोस्टमार्टम करके पूरी कहानी ऊपर से लेकर नीचे तक सारी बताने के बाद मैं आपको कन्विंस कर चुका हूं कि पूरी सिचुएशन को एनालाइज ना करो तब भी आंसर निकाल लेंगे। तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर इस बॉल के पास फाइनली
वेलोसिटी आएगी v और एंगुलर वेलोसिटी आएगा v/r, और इस पर सर पूरे रास्ते फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ऐसे, mg आएगा ऐसे, नॉर्मल आएगा ऐसे। मैं जानबूझ के इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाह रहा हूं। सर इस एक्सिस के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना क्यों चाह रहे हो? क्योंकि यहां से तेरा फ्रिक्शनल पास होगा, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहां से पास होगा तो उसका टॉर्क तो उसी। रही बात mg की और नॉर्मल की, देयर टॉर्क्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट, वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो वर्ड आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसके अबाउट मैं कह सकता हूं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल। व्हाट इज इनिशियल लिखते हैं, ट्रांसलेशन अलग, रोटेशन अलग। मेरे बच्चे बोलेंगे सर कोई ट्रांसलेशनल नहीं है। सर शुरुआत में तो आपके जो डिस्क है, सॉरी डिस्क में बेटा क्या ही सॉलिड स्फीयर ये रेस्ट पे है, बस सेंटर मास तो रेस्ट पे है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास अकॉर्डिंग घूम रही है ऐसे। तो आप कहोगे सर ट्रांसलेशनल तो जीरो, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल। रोटेशनल इज I 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज दिस बेटा, ऐसे है तो हाथ को यूं घुमाओ 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 घुमाओ, ओमेगा है ऐसे तो हाथ को यूं घुमाओ, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ तो एंगुलर मोमेंटम है अंदर की तरफ, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल। फाइनल में ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। ट्रांसलेशनल के लिए पूरी की पूरी बॉल को पड़ा मान लो सेंटर ऑफ मास पर, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है ऐसे, ये लाइन खींच दी ऐसे, दिस इज योर लाइन ऑफ मोशन। यहां से एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, एंड दैट m इंटू वी इंटू आर, दिस इज द ट्रांसलेशनल। सर डायरेक्शन और बोल दो बेटा, डायरेक्शनल के लिए ये रहा आपका पोजीशन वेक्टर, ये रहा आपका वेलोसिटी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, r क्रॉस v विल बी इनवर्ड्स, प्लस 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 I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। I अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 2/5 mr² इंटू ओमेगा। ओमेगा इज ऑफ कोर्स v/r। ओमेगा की डायरेक्शन चेक कर सकते हो ऐसे अंदर की तरफ। r से r गया, r r r गायब, m से m गायब। मेरे पास आ गया 2/5 ओमेगा नॉट r शुड बी इक्वल टू 7/5 v। 5 से 5 गया, v की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स ओमेगा नॉट r/7। अगर वेलोसिटी ये है तो ओमेगा कितना होगा? ओमेगा होगा ऑफ कोर्स v/r, दैट इज 2 टाइम्स ओमेगा नॉट बाई 7। ये ओमेगा आ गया। सर फ्रिक्शन का वर्डन निकाल दोगे आप? क्यों नहीं, बिल्कुल फाइन। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है इस बॉल पे? बिल्कुल निकालूंगा बेटा, बिल्कुल निकालूंगा। मैं मेरे बच्चों से पूछूंगा बेटा कैसे निकालोगे फ्रिक्शन का वर्क डन, तो मेरे बच्चे बोले सर F.ds से भी आएगा, और क्या कहते हैं आपका वो वेट से भी आएगा। बड़ा आसान किससे होगा? तो अगेन मेरे बच्चे बोल रहे होंगे सर आसान तो वेट से होगा सर। तो चलिए वेट से कर देता हूं। वेट से वर्क एनर्जी थ्योरम, ग्रेविटी का वर्क डन प्लस नॉर्मल का वर्क डन प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटी का वर्क डन 0, नॉर्मल का वर्क डन 0, सिर्फ और सिर्फ इसका वर्क डन फ्रिक्शन का जो मुझे निकालना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल लिखते हैं, वो आसान है। के इनिशियल बेटा ट्रांसलेशनल तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल। वो आएगी हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा का स्क्वायर। बाद में ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल। ट्रांसलेशन कितनी है? हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर 4 टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 49 प्लस रोटेशनल। रोटेशनल आएगा हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास। I अबाउट सेंटर ऑफ मास इज
I got center mass is 2/5 mr² इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा कितना बेटा, कहाँ गया, 4 टाइम्स ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 49। कर लो यार सोल्व बेटा, ये 2 आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया। देख लो यार जो भी आ रहा है, देख लो यार, कर लो, मेरे करने की जरूरत तो नहीं ना, चलो कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। 2 टाइम्स m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 49, 2 टाइम्स m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर बाई 49 प्लस 4/5 4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 5 टाइम्स 49 माइनस 1/5 m ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर। बेटा नीचे आ गया 49 इंटू 5, तो ये 10 प्लस 4 14। कैलकुलेशन बेटा चेक करते रहना यार। ये आपके पास बेटा आंसर आ गया, ये आंसर, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन है। नेगेटिव आएगा बेटा ये, ठीक है, ये आपका वर्डन है। सर नेगेटिव कैसे आएगा, फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है, बॉल भी आगे जा रही है, सर फ्रिक्शन वर्डन तो पॉजिटिव आना चाहिए। नहीं बेटा, नेगेटिव आएगा। बॉल आगे जा रही है उससे थोड़ी मतलब मेरे को मतलब है पॉइंट ऑफ, भाई वर्डन का जो फॉर्मूला होता है वो तो F.ds होता है। ds किसका डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। तो बॉल भले ही आगे जा रही हो, लेकिन ये जो पॉइंट है ये पीछे जा रहा है। जैसे शुरुआत की बात कर लो, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पर इस पॉइंट की वेलोसिटी है पीछे की तरफ ओमेगा नॉट इंटू आर, और ऑफ कोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट पीछे। तो इस कारण से थोड़ा फ्रिक्शन का जो वर्डन आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। आई होप दैट्स ओके। चलिए बच्चों, आज इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं, ठीक। होमवर्क बड़ा ठीक है, आप एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर सकते हो, ठीक। बाकी बाद में देखते हैं।